गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लेक्चर 5 में डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट में हमने क्लास लॉ बताया था उसके एप्लीकेशन बताए थे, अब उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के बाद हम फिर अगला कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्वेश्चन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2, 1 ग्राम of anhydrous BaCl2 in 200 ml of solution is 0.0058 Simon per cm. Calculate the molar and equivalent conductivity of solution. Calculate molar and equivalent conductivity of solution if molecular weight of BaCl2 is 208, ठीक है। ध्यान दें, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कापा दिया हुआ, गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है, कापा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कापा इक्वल टू 0.0058 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 200, मास कितना दिया है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया 208। पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये दोनों पूछा है। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं। तो सबसे पहली बात है कि BaCl2 की मोलरिटी ऑफ BaCl2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 208 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, तो ये आ जाएगा आपका 0.024 m आ जाएगा। मोलरिटी निकल गई। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है 2 into m, क्योंकि BaCl2 का कितना है फैक्टर 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 नेगेटिव, 2 into m, तो ये हो जाएगा 2 into 0.024, तो ये हो जाएगा 0.048 एंड अब आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, ये हो जाएगा 0.0058 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितना है 0.024, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये आ जाएगा 0.0058 इंटू 1000 अपॉन 0.048। सॉल्व कर लोगे ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। 241 है 0.67, ये 240 1.67 240 1.67, और ये आ जाएगा 120. ये आ जाएगा 83, ठीक है ना।
ये क्या हो जाएगा, साइमन cm² पर मोल, और यहाँ साइमन cm² पर इक्विवेलेंट। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? अब अगला क्वेश्चन है, चलिए, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, NaOH and NaCl, ठीक है, 129.4 कम नहीं 8 है, कामा 248.1, 248.1, कामा 126.4, 126.4, ठीक है ना? ओम इनवर्स cm² पर मोल, साइमन cm² पर मोल, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। देखो ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। इस डेटा से हमें मोलर कंडक्टिविटी वीक बेस NH4OH को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? सिंपल सा है, क्रॉस लॉ लगेगा। आप क्या करोगे इन तीनों में से कि ये निकले, तो हम ये कर सकते हैं कि ये देखो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, NH4OH, NH4 जिसमें होगा, ठीक है ना? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या, NH4 पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या, Cl लिखेगी, प्लस क्या हो जाएगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH लिखेगी, माइनस क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ जाएगा। Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस क्या, OH नेगेटिव, मिल जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमें 129.8 प्लस 248.1 माइनस क्या करेंगे 126.4, ये वैल्यू निकाल तो अपने आप आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 251.5 साइमन cm² पर मोल, यूनिट लिखना मत भूल, सिंपल सा तरीका है। इस तरह से आप आसान से है, खुलासा आसान है, इस पर आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर n फैक्टर सेम है तब तो यही लग जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आप देख लो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या NH4OH given that molar conductivity of BaOH OH whole twice is equal to 523.28 BaCl2 is equal to 280 एंड लास्ट है NH4Cl, ये दिया हुआ है 129.8। अब आप ये देखो, सॉल्व करो। NH4OH क्या करोगे कि NH4 आ जाए और OH आ जाए, तो NH4 इसमें है, OH इसमें है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्या ऐसे कर लो, सीधे लिख लो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस ये देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या BaOH होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ पर एन फैक्टर इसका क्या है 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर एन फैक्टर क्या है 1 है और यहाँ पर एन फैक्टर इसका क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 फैक्टर क्या है 2 है। होल ट्वाइस आएगा बेटा, तो इसे तोड़ोगे तो कैसे आएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस ये क्या 2OH नेगेटिव। एन फैक्टर 2 है, इसलिए एन फैक्टर 1 करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 2 माइनस मोलर कंडक्टिविटी आप क्या BaCl2। अब यहाँ भी एन फैक्टर क्या है 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। एन फैक्टर सेम होना चाहिए क्योंकि इसका एन फैक्टर क्या है 2 है, इसका देखो 1 है तो इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन इसका 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा 129.8 है ये प्लस BaOH होल ट्वाइस 523.28 डिवाइड बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा BaCl2 280.2। सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, देखो आ जाएगा 251 पहले निकाला गया था, पहले क्वेश्चन में 251.44 साइमन Cm² पर मोल। सॉल्व करोगे आ जाएगा, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अगला हम चलते हैं कह रहा है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. The equivalent conductivity of CH3COOH 298 Kelvin at concentration of 1 m and
एट कंसंट्रेशन ऑफ, दो दिया है, एट कंसंट्रेशन ऑफ क्या दिया है 0.1 m, 0.1 m एंड 0.001 m are five point two and 49.2 Simon cm square per equivalent, Simon cm square per equivalent. Calculate degree of dissociation, calculate alpha, degree of dissociation ऐसे लिखूंगा, degree of dissociation, ठीक है ना, of acetic acid, of acetic acid at these concentration, at these concentration given that lambda H and lambda CH3COO negative at infinite dilution is, ठीक है ना, 349.8 and क्या 40.9, ठीक है ना, साइमन cm स्क्वायर पर मोल। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको ये दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो मोलरिटी होगा वही नॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि एन फैक्टर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेमडा H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 349.8 प्लस 40.9, ये सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 390.7 क्या साइमन cm स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। अब क्या पूछा है, इस कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात करो, कैलकुलेट करो। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर 0.01 m पर इसकी कंडक्टिविटी कितना है 5.20 अपॉन यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कितना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 390.7, सॉल्व कर दो, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0.013, ठीक है ना। और यहां पर आ जाएगा अल्फा इक्वल दूसरे कंसंट्रेशन पर
ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना था 49.2 अपान 390.7 ये आ जाएगा 0.12 कितना आ जाएगा तो 12% और ये 1.3% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर कितना है या ये कितना आ जाएगा 1.3% उस कंसंट्रेशन पर और ये कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 12%। 100 का मल्टीप्लाई कर लो ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हर तरह का क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है ठीक है ना। अब हम दूसरा पार्ट पहला इलेक्ट्रोलिसिस दूसरा कंडक्शन खत्म हो गया ठीक है ना। इसमें कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो पूरी तरह से एडवांस के लिए जेई एडवांस के लिए है तो उसको हम जब टॉपिक खत्म करेंगे कमर्शियल सेल पढ़ाएंगे वहाँ पर टाइट्रेशन पढ़ाएंगे। वो मेडिकल में नहीं है लेकिन जेई एडवांस में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसे हम अलग से पढ़ाएंगे। अब चलिए तीसरे पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस के हम तीसरे पार्ट पर आते हैं ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब हम चलते हैं गैल्वेनिक से। गैल्वेनिक सेल क्या होता है या वोल्टेज सेल पॉइंट वाइज it is the combination of two half cell oxidation half cell and reduction half cell यानी दो हाफ सेल अलग अलग हो गए एक पर ऑक्सीडेशन होगा दूसरे पर रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने देखा था क्या एक ही सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बने होते थे इलेक्ट्रोड लगे होते थे लेकिन यहाँ पर एक सेल में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होगा दूसरे सेल में रिडक्शन इलेक्ट्रोड होगा ठीक है ना। दूसरा बोथ हाफ सेल are connected both half cell are connected with wire forming outer circuit circuit and तीसरा पॉइंट शॉर्ट ब्रिज फॉर्म इनर सर्किट as well as maintain the electrical neutrality of the cell ठीक है। अब यहां पर आपको देखना होगा बना करके दिखाते हैं ये जानना जरूरी था दोनों हाफ सेल को हम बना के दिखा देते हैं।
दो हाफ सेल हैं, कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप है, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, डीप है। अब ये किसका काम करेगा, एनोड का, ये किसका काम करेगा, कैथोड का। कैथोड किसका बना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का। दोनों को हम एक वोल्ट मीटर से जोड़ते हुए, ये वायर है, ये क्या बनाएगा, आउटर सर्किट, ठीक है ना। अब इनर सर्किट के लिए हम शॉर्ट ब्रिज, एक उल्टा यू टाइप की है, इसमें आपने कॉटन भर दिया है, ठीक है ना, अगर प्लांट भी भर सकते हो। और इसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl या KNO3 आप लगा सकते हो। ध्यान रहे, ये जो शॉर्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन की जो साइज जो होते हैं इस आयन के कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये आयनों की साइज अगर गड़बड़ हो गई, डिफरेंट आ गई, तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही शॉर्ट ब्रिज आप, इसका होता काम क्या है, जैसे ही शॉर्ट ब्रिज को आप जोड़ोगे तो ये जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक जो होता है Zn2 पॉजिटिव के रूप में सॉल्यूशन में आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रोड से मूव करते हुए इस वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। और जैसे इधर आएगा तो यहां से कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान रहे, इस एरो को देखिए, ये यहां से जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस वायर के थ्रू यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर इस पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके इधर आया तो कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर 2 आयन प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और क्या आया, Cu। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना। तो देखो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन। अब शॉर्ट ब्रिज यहीं पर काम करता है कि सपोज करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन आया तो इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर तो इक्वल 1:1 है जिंक और सल्फेट आयन का, लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक आयन का नंबर बढ़ेगा। जिंक आयन के नंबर को न्यूट्रलाइज करने के लिए शॉर्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन आकर के न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इस तरह से यह हाफ सेल जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी तरह से जब यहाँ से कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट होता रहेगा तो यहाँ पर भी इनका रेशियो 1:1 है, लेकिन अब कॉपर के रेस्पेक्ट में जब यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा तो सल्फेट आयन के रेस्पेक्ट में कॉपर आयन की संख्या कम होगी, तो यहाँ पर K पॉजिटिव आयन आकर के इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा। तो शॉर्ट ब्रिज का यहाँ पर काम क्या है, एक तो इनर सर्किट मेंटेन करता है, दूसरी बात होती है कि जो हाफ सेल है, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। ये शॉर्ट ब्रिज का काम है, कभी कभी पूछ लेता है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या लिबरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये कौन सा पोल हुआ, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या डिपॉजिट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब इसे हम आगे ले चलते हैं, तो हम सेल हाफ सेल को अब इसको मिटा करके हम देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर पहला क्या हो रहा है, जिंक से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर किसे कहेंगे, ऑक्सीडेशन
हाफ सेल रिएक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस है, ये एक्वस में जाएगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये क्या आ गया, Cu सॉलिड, यहां पर ये सॉलिड है। ये कैसा है, रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन। अब दोनों को हम जोड़ दें, सेल रिएक्शन ही है, तो क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों हाफ सेल को जोड़ने के बाद ये क्या मिला, सेल में कौन सा रिएक्शन हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, पहला एक जिंक है, क्या, इलेक्ट्रोड, किसमें डिप है, JDN SO4, ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा। एक सेल हो गया, इधर क्या होगा, CuSO4 है, इसमें क्या डूबा हुआ है, कॉपर, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इसका भी क्या है, एक्वस ही है, ये भी क्या है, एक्वस है। अब दोनों सेल किससे जुड़े हैं, ये है साल्ट ब्रिज, तो ये हो गया सेल रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया तो क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Zn2 पॉजिटिव एक्वस साल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव एक्वस Cu सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है ना। और भी सेल रिएक्शन लिखवाएंगे हम कल के क्लास में, आज इतना आप लोग देखो, थैंक यू।